हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पैशन पॉलिटी। फ्रेंड, मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जैसा कि आज से हमारे चैनल पर एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल से जुड़ने की कोशिश करते हैं करें। चले हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं फ्रेंड, शुरू करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। आपको जैसे हिंदी प्रैक्टिस सेट कौन सा है फ्रेंड्स? पहला है। तो चलते हैं फ्रेंड, धुआंधार हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला ऐसे क्या है, वर्णमाला कहते हैं, बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आपको दिया शब्द समूह को, ऑप्शन बी है शब्द गणना को, ऑप्शन सी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो फ्रेंड इसका फटाफट आप आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी कंठे ध्वनि है? ऑप्शन दो है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी कंठे ध्वनि? इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी है स प, ऑप्शन डी है न र। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स फटाफट आप लोग दीजिए, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूं मेरे चैनल पे, अगर आप लोग नहीं जानते कंठे ध्वनि कौन आएगा, दंत में कौन आ जाएगा, ओष्ठ में कौन आ जाएगा, ये सब मैं अपने वर्णमाला की क्लास में बता चुका हूं। तो जो फ्रेंड मैं आपको फिर से बता दूं, जो क वर्ग होता है फ्रेंड्स ये कंठ के अंतर्गत आता है। जैसे क ख ग घ, ये सब कंठ के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और ऑप्शन बी देख लीजिए, एक्सप्लेन के साथ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा। ऑप्शन बी जो य र है, य र या फिर ल व, जो य र ल व ये होती है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये जो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी में जो ये स दिख रहा है ये फ्रेंड दंत के अंतर्गत आता है, और दंत के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और ये जो प है, प वर्ग में प फ ब ब जो आता है फ्रेंड ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ एक क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपने कॉपी पे से नोट करते हुए चले, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, इसका राइट आंसर दीजिए। आंसू किसकी रचना है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए फ्रेंड्स आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। आंसू किसकी रचना है फ्रेंड? जयशंकर प्रसाद। इसके साथ ही और भी इनकी रचनाएं नोट कर लीजिए। आंसू हो जाए झरना हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं आंसू के साथ झरना भी होता है, लहर भी होता है, इसे भी नोट कीजिए फ्रेंड। ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जो होता है जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड्स, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। ये सब फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर आपसे पूछे कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो यामा फ्रेंड फटाफट से नोट कीजिए, यामा महादेवी वर्मा की है। गिल्लू जो होता है एक गिल्लू रचना है महादेवी वर्मा की, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। अतीत के चलचित ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। फ्रेंड एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो फटाफट ये सब सारे जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड इसको भी साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए। अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है फ्रेंड्स, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? इसका जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी है यामा, ऑप्शन सी है प्रभावती, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रभावती। प्रभावती के साथ एक आता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो फ्रेंड है ये भी क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, इसे भी नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपसे पूछे गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की, इसे भी नोट कीजिए। यामा तो मैं बता चुका हूँ महादेवी वर्मा की है। स्कंदगुप्त ये फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की है। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर कीजिए।
आप क्वेश्चन 5 क्या है फ्रेंड, गौशाला में कौन सा समास है। फ्रेंड गौशाला में कौन सा समास है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। अगर आपसे पूछेगा तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसका जब आप पूरा विस्तार के गौशाला में गौ के लिए शाला होता है, तो यानी गायों के लिए जो शाला बनाया जाता है तो उसे गौशाला कहते हैं। तो इसमें कौन सा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब जैसा मैं आपको बता दूं द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पहला पद क्या होता है संख्यावाची, जैसे चौराहा नवरत्न हो जाएगा। आज से दे दे कि चौराहा में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी, आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फटाक से इसका आंसर कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है, तो ऑप्शन ए है बचत, ऑप्शन बी है हानि, ऑप्शन सी है श्राप, ऑप्शन डी है व्यय। जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर कीजिए कौन सा होगा। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपको ए बी ऑप्शन ए बी और सी जो दिख रहा है, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। बचत, हानि और श्राप ये क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा व्यय। व्यय क्या होता है फ्रेंड, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अब ऑप्शन क्वेश्चन 7 पे हम लोग पहुँचते हैं। तो बताइए फ्रेंड निम्न में से कौन सा एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्राण, ऑप्शन बी हो जाएगा होश, ऑप्शन सी हो जाएगा केश, ऑप्शन डी हो जाएगा जनता। इसका फटाफट आंसर कीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए बी और सी जो है फ्रेंड, ये सब क्या है, बहुवचन के अंतर्गत आता है। प्राण हो जाएगा, होश हो जाएगा, केस है, लोग है, दर्शन हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। ये सब नोट कर लीजिए। दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू ये सब बहुवचन के अंतर्गत आता है। जनता हो जाएगा। अब जैसे मैं बता दूं, ये जो है जनता आपका एक वचन होता है फ्रेंड्स। जनता हो जाएगा, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ये सब क्या है फ्रेंड्स, एक वचन के अंतर्गत आता है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा अपने चैनल पर फ्रेंड। आप मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से अश्रु का तद्भव होगा। अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा फ्रेंड, फटाक से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा कदली, ऑप्शन बी हो जाएगा घटिका, ऑप्शन सी हो जाएगा घट, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसू। इसका राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों क्या एक तत्सम है। ये क्या है फ्रेंड, तत्सम शब्द है। तो कदली का तद्भव क्या होगा, इसको नोट कीजिए अपने कॉपी पर। कदली का केला होता है। कदली का क्या होता है फ्रेंड्स, केला होता है। फिर मैं जैसा कि बता दूं, एक क्वेश्चन के साथ मैं कई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन बी देख लीजिए फ्रेंड। ऑप्शन बी क्या है, घटिका। घटिका का तद्भव रूप क्या होता है, घड़ी होता है। घटिका का तद्भव पूछ देगा क्या होगा, तो घड़ी बताएंगे आप। और ऑप्शन जैसे कि दिख रहा होगा घट, घट का क्या हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा। घट का क्या हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा। तो अब जब तीनों हो गए तो ऑप्शन डी बचा। तो अश्रु का तद्भव क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा फ्रेंड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आप लोग कीजिए। निम्न में से आसमान का पर्यायवाची नहीं है। तो फटाफट फ्रेंड इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा नभ, ऑप्शन बी हो जाएगा गगन, ऑप्शन सी हो जाएगा अंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा अश्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि ये आसमान का पर्यायवाची नहीं होता है। ये क्या है, ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अब बाकी जो ऑप्शन ए बी और सी दिख रहा है, ये आसमान का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। निम्न में से अनार्य का तद्भव रूप है। तो फटाफट फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कौड़ी, ऑप्शन बी है अनाड़ी, ऑप्शन सी है घोटक, ऑप्शन डी है खीर। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाड़ी। अनार्य का तद्भव क्या होता है, अनाड़ी होता है। अब आपसे पूछिए कौड़ी क्या है, तद्भव की तत्सम। तो ये जो कौड़ी जो है, कौड़ी सर जो ऑप्शन ए में जो दिख रहा है, ये क्या है, ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है कपर्दिका।
कपर्दिका, कपर्दिका एक शब्द है, ये तत्सम है, ये इसका तद्भव रूप होता है कौड़ी। और घोटक तो मैं आपको पिछले पिछले क्वेश्चन में बता चुका, घोटक घोड़ा को कहते हैं। घोटक किसे कहते हैं फ्रेंड? घोड़ा को कहते, घोड़ा, यानी कि घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। और ऑप्शन जो डी दिख रहा है इसका जो होता है क्षीर। क्षीर का ये तत्सम है और ये जो खीर है ये तद्भव है। इसको फ्रेंड मैं तत्सम और तद्भव को एक ट्रिक के साथ बता चुका हूँ। अगर आपको और एक्सप्लेन में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके तत्सम तद्भव की क्लास देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, अनुराग का विलोम शब्द होगा। फटाफट इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है विकर्षण, ऑप्शन बी है अश्लील, ऑप्शन सी है पराया, ऑप्शन डी है विराग। तो जैसा मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि विराग हो जाएगा। अगर आप समझे विकर्षण किसका विलोम शब्द? आकर्षण का विकर्षण होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और ऑप्शन बी जैसा कि आपको दिख रहा होगा अश्लील, अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा? शलील हो जाएगा, इसे भी नोट कर लीजिए, मैं इसे लिखवा नहीं रहा हूँ। अब पराया, अपना का पराया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फिर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पहुँचते हैं। निम्न में से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इसे भी बताइए। ऑप्शन ए देखिए, ये क्या, ये देखिए, इसमें बताइए फ्रेंड कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये अल्प विराम के अंतर्गत आएगा। अगर पूछे कि ऑप्शन ए जो है, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये कौन सा? ये पूर्ण विराम है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये कौन सा है? पूर्ण विराम। ऑप्शन ए में जो खड़ी पाई दिख रहा है ये कौन सा है? पूर्ण विराम है। ऑप्शन बी में जो दिख रहा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसे भी नोट कर लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है फ्रेंड। ऑप्शन सी में जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये विस्मयादि वाला है, विस्मय बोधक चिन्ह, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 13, 12 हो चुका था, अब 13 पे आ गए फ्रेंड्स। अब चलते इसको समझते हैं। तो क्या निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा भूटान, ऑप्शन सी हो जाएगा देश, ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, देश। तो देखिए मैं आपको बता दूं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिसके जैसा कोई ना हो। जैसे भारत, मान लीजिए भारत देश है तो भारत के जैसा कोई देश है? भारत एक अकेला देश है, तो यानी कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भूटान क्या है? भूटान जैसा कोई देश नहीं, भूटान एक ही देश है, तो भूटान भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देश ये क्या? जाति, जिसके जैसे कई हो। देश का मतलब कि बहुत सारे देश आते हैं, देश का मतलब आ जाएगा तो कई देश आ जाए, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब तो देश ही के अंतर है। तो देश यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड? जातिवाचक संज्ञा होगी। और श्रीलंका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि जिसके जैसा कोई ना हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे कई सारे हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। देश के जैसा मतलब कि देश का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपसे देश का मतलब कि बहुत सारे देश हो जाएंगे तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ फिर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अगर भाववाचक संज्ञा पूछ दे, जैसे मान लीजिए भय का मतलब ये क्या है? जिसे मान लो, इसे एक ट्रिक बता, जिसे मान लो थाली, जैसे थाली होता है, थाली मान लो इसे परोस नहीं सकते, यानी कि थाली में नहीं रख सकते। भय बताओ, भय को आप देख सकते हो? जिसे अगर डर हो, भय हो जाएगा, डर हो जाएगा, रुचि हो जाएगा। ये सब क्या होता है फ्रेंड? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिसे आप ना देख सकते हो ना महसूस कर, बस उसे महसूस कर सकते हो, ना देख नहीं सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ भाववाचक संज्ञा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। 2 किलो सेब में विशेषण है, फटाफट फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। पहला गुणवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या होगा? मान लीजिए जिसे हम क्या काउंट कर सकते हैं, जैसे 2 कलम हो गया, 3 पेन हो गए, या फिर 4 किताबें हो गई, जिसे हम क्या काउंटिंग कर सकते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा।
और जिसे मान लो तौला जाता है वो परिमाणवाचक, तो किलो सेब को क्या करते हैं, तौलते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए कोई शब्द दिया है जिसमें गुण की बात हो, चाहे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बौना है, नाटा है, तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। संपदान कारक का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए में दिख रहा होगा ने हो जाए, ऑप्शन बी में को दिया है, ऑप्शन सी में से के द्वारा दिया है, ऑप्शन डी में के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, के लिए। तो ऑप्शन ए जो दिख रहा है ये कर्ता कारक का चिन्ह है, जो ऑप्शन बी दिख रहा है ये कर्म कारक का है, ऑप्शन सी दिख रहा है ये करण कारक का चिन्ह है, और ऑप्शन डी तो बता दिए संप्रदान कारक का है। तो चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बताइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए तो 2 है, ऑप्शन बी में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 4 दिया है, ऑप्शन डी में 5 दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि वाच्य कितने प्रकार के? 3 होते हैं, जिसमें पहला कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो चलते फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं। नंबर 17 आपको दिख रहा होगा, पिछले क्वेश्चन में आपको बता दो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, इन्हीं में से कर्मवाच्य कौन से होते हैं? तो जैसा कि मैं आपको डिस्कस कर दूं कि कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इसको देखिए, राम खाना खाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा, मोहन लिखता है। ऑप्शन सी दिया श्याम से चला नहीं जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? जिसमें कर्म की प्रधानता वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जैसे मैं फ्रेंड आपको बता दूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राम खाना खाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, क्या और या फिर किसको, ये जो 2 शब्द हैं इसको फ्रेंड्स क्रिया से पहले आप लगाएंगे, क्रिया से पहले जैसे लगाएंगे, अगर वहाँ पे सेट हो जाएगा तो आपको कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा, और जहाँ पे निगेटिव जैसे नहीं शब्द आपको ये दिख रहा है ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। इसे अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिए, कभी आपका वाच्य गलती नहीं होगा। जहाँ नहीं शब्द आएगा वहाँ भाववाच्य के अंतर्गत आएगा, जहाँ पे क्या किसको शब्द लगाएंगे अगर वो उस वाक्य में अगर सेट हो जा रहा है तो वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा, अगर नहीं सेट होगा तो कर्तरी वाच्य आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको सेट करके बताता हूँ, जैसे ये पहला आपका वाक्य दिया राम खाना खाता है, तो आपसे पूछेगा कि क्या खाता है, तो आपका शब्द निकल के आ गया कि खाना खाता है, आ गया नहीं, तो वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर आपसे ऑप्शन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर बी में देख लेते हैं, मोहन लिखता है, क्या लिखता है, तो इसमें कुछ तो दिया ही नहीं, कर्म तो कुछ दिया ही नहीं कि क्या लिखता है, तो इसका मतलब ये कर्तरी वाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्मवाच्य पूछा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि कर्तरी वाच्य कौन सा, अगर पूछ दे इसी क्वेश्चन में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको वाच्य अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं फ्रेंड ऑप्शन डी को, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा अकल्पनीय, ऑप्शन बी हो जाएगा अग्रज, ऑप्शन सी हो जाएगा अग्रणी, ऑप्शन डी हो जाएगा अंकुश। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अंकुश इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, फटाफट बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक, इसमें बताइए कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है कि विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी द राइट आंसर, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य में जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, विस्मयवाचक वाक्य में फ्रेंड जहाँ पे मान ली अरे तुम्हें ये क्या हो गया, जहाँ विस्मय का साइन लगता है, निषेध में जहाँ निगेटिव वर्ड आता है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी हो जाएगा अप, ऑप्शन डी हो जाएगा अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अति उपसर्ग होगा।
अत्यधिक पूछेगा कि कौन सी संधि है, तो क्या बताएंगे, यड़ संधि है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, अति प्लस क्या होगा, अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जो अति निकल के आया, ये क्या है, ये उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग निकल के आ गया। तो अत्यधिक में कौन सी संधि, यड़ संधि है। कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ये प्रैक्टिस सेट, अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को मेरे चैनल से जोड़ें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।